खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं तौलीदी सेहत के एक ऐसे हिस्से की जो है तो बहुत अहम, लेकिन अक्सर इस पर बात नहीं होती। जी, हम बात कर रहे हैं फलूपियन ट्यूब्स की, यानी बच्चादानी की नालियों की। आप इन्हें एक तरह से गुमनाम हीरो कह सकते हैं, जिनके बगैर कुदरती तौर पर हमल ठहरना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, तो आइए शुरू करते हैं एक सवाल से। ये जो फर्टिलाइजेशन का अमल है, यानी जब स्पर्म और बैज़ा मिलते हैं, ये आखिर होता कहाँ है? अक्सर लोगों का ख्याल होगा कि ये रहम यानी यूट्रस में होता है। लेकिन असल जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे, और इसी जवाब में इस पूरे मौजू की अहमियत छुपी है। तो आज हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि बैज़े का सफ़र कैसा होता है। फिर देखेंगे कि अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो क्या होता है। उसके बाद इन ट्यूब्स की जांच पड़ताल कैसे की जाती है, उसके नताइज का क्या मतलब होता है, और आखिर में कौन-कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। चलें फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बैज़े का सफ़र। देखिए, फेलोपियन ट्यूब को सिर्फ एक रास्ता या कोई पाइप समझना ठीक नहीं। ये इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और एक बहुत फ़ाल माहौल है जो हमल ठहरने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हर ट्यूब का जो आखिरी हिस्सा होता है ना, उसे फिम्रिया कहते हैं। ये बहुत ही नाजुक उंगलियों जैसी साख्तें होती हैं, और मज़े की बात यह है कि ये ओवरी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि जब ओव्यूलेशन होती है तो ये फिम्रिया ओवरी के ऊपर हरकत करते हैं, जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रहे हों, और बहुत एहतियात से बैज़े को पकड़ लेते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। डॉक्टर नेटली क्रॉफोर्ड कहती हैं कि ज़रा उन हवा से भरे डांसर्स के बारे में सोचें जो अक्सर दुकानों के बाहर लगे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये फिम्ब्रिया भी जिस्म के अंदर हरकत करते रहते हैं, और ये इतने फ़ाल होते हैं कि कभी-कभी तो दूसरी तरफ की ओवरी से आने वाले बेज़े को भी पकड़ लेते हैं। है ना कमाल की बात? और लीजिए, यहाँ मिल गया हमारे पहले सवाल का जवाब। फर्टिलाइजेशन रहम में नहीं होती, बल्कि ये होती है फलोपियन ट्यूब के अंदर। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन के बाद बेज़े के पास फर्टिलाइज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं, यानी वक्त बहुत ही कम होता है। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल सफ़र तो अब शुरू होता है। ट्यूब के अंदर ना बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया इस नए एम्ब्रियो को बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता रहम की तरफ धकेलते हैं। इस पूरे सफ़र में तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाते हैं, और इस दौरान एम्ब्रियो उसी ट्यूब के महफूज माहौल में बड़ा होता रहता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। क्या होता है जब ये अहम रास्ता, ये ट्यूब, ठीक से काम ना कर रही हो या बंद हो? इसे ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहते हैं, और ये बांझपन की एक बहुत आम वजह है। तो सवाल ये है कि ट्यूब्स को नुकसान पहुंचता कैसे है। देखें, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कोई पुराना इन्फेक्शन, मिसाल के तौर पर क्लिमिडिया। चाहे इसका इलाज हो भी गया हो, वो अंदर निशान छोड़ सकता है। इसी तरह एंडोमेट्रियायोसिस, तंबाकू नोशी, या पेट की कोई पुरानी सर्जरी, जैसे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन, ये सब चीज़ें सोजिश पैदा करके ट्यूब्स में रुकावट का बायस बन सकती हैं। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ख़राब ट्यूब्स का मतलब सिर्फ बांझपन नहीं है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल भी पैदा कर सकती हैं, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें होता ये है कि एम्ब्रियो रहम तक पहुंचने के बजाय ट्यूब के अंदर ही बड़ा होना शुरू हो जाता है, और जिन्हें एक बार ये हो चुका हो, उनके लिए अगली बार इसका खतरा 7 से 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो अगर कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं या हमिल ठहरने में मुश्किल पेश आ रही है, तो फिर इन ट्यूब्स को चेक कैसे किया जाए? चलें, अब हम बात करते हैं उन टेस्टों की जिनसे डॉक्टर्स ये पता लगाते हैं कि ट्यूब्स की हालत कैसी है। आमतौर पर ट्यूब्स को चेक करने के 3 बड़े तरीके हैं। एक है HSG। ये एक किस्म का एक्सरे है जिसमें एक ख़ास डाई इस्तेमाल की जाती है। दूसरा है FIMView, जो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए किया जाता है, और इसमें नमकीन पानी और हवा के बुलबुले इस्तेमाल होते हैं। और तीसरा है लेप्रोस्कोपी, जो कि एक छोटी सी सर्जरी है जिसमें डॉक्टर कैमरे से खुद देखते हैं कि डाई ट्यूब से गुजर रही है या नहीं। ठीक है, टेस्ट तो हो गया, लेकिन अब जो इसके नताइज आएंगे, उनका क्या मतलब है? आइए ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट में क्या कुछ पता चल सकता है। नताइज कई तरह के हो सकते हैं। सबसे अच्छी सूरत हाल तो यही है कि दोनों ट्यूब्स बिल्कुल ठीक और खुली हों। कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट के दौरान ट्यूब रहम के पास से थोड़ी सिकुड़ जाती है, उसे प्रॉक्सिमल स्पैज़म कहते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि कोई मुस्तकिल रुकावट हो।
لیکن اگر ٹیوب کے آخری سرے پر کوئی رکاوٹ نظر آئے تو اسے عام طور پر مستقل نقصان ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی خاص اور سنگین حالت کا ذکر کرنا ضروری ہے، جسے ہائیڈروسیلپنگز کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیوب کا آخری سرا بند ہو جاتا ہے اور ٹیوب ایک غبارے کی طرح پھول جاتی ہے اور اس کے اندر ایک زہریلا سیال یا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو زہریلا پانی ٹیوب میں جمع ہوتا ہے یہ اکثر بہہ کر واپس رحم میں آ جاتا ہے، اور وہاں یہ ایک اچھے بھلے ایمبریو کے لیے بھی ماحول خراب کر دیتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ہائیڈروسیلپنگز کی موجودگی IVF کی کامیابی کے امکانات کو 50% تک کم کر سکتی ہے۔ جی ہاں، آدھا، پورے 50%۔ تو اگر ٹیسٹ میں یہ پتا چلے کہ ٹیوبز میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر آگے کیا کرنا چاہیے؟ چلیں اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے والی ہے، خاص طور پر ہائیڈروسیلپنگز کی صورت میں ڈاکٹرز اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ IVF کا ایمبریو ٹرانسفر کرنے سے پہلے سرجری کروا کر اس خراب ٹیوب کو نکلوا دیا جائے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ رحم کا ماحول صاف ہو جاتا ہے اور IVF کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب ٹیوبز اپنا کام نہیں کر پاتے تو علاج کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو بائی پاس کر دیا جائے، یعنی ان کے بغیر کام چلایا جائے۔ اس کے لیے سب سے عام طریقہ تو IVF ہی ہے، جس میں بیضے کو جسم سے باہر نکال کر لیب میں فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور پھر ایمبریو کو سیدھا رحم میں رکھ دیا جاتا ہے۔ انٹروسیل بھی اسی کی ایک قسم ہے جو تھوڑی کم خرچ ہوتی ہے۔ تو پھر کسی کو فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کے پاس کب جانا چاہیے؟ اس کے لیے کچھ عام گائیڈ لائنز ہیں۔ اگر عمر 35 سال سے کم ہے تو 1 سال تک کوشش کرنے کے بعد، اگر عمر 35 یا اس سے زیادہ ہے تو 6 مہینے کوشش کرنے کے بعد، اور اگر عمر 40 سے اوپر ہے تو بہتر ہے کہ فوراً ہی رجوع کر لیا جائے۔ اور آخر میں بس یہ ایک سوچ کہ ہماری فیلوپین ٹیوبز خود بول کر کچھ نہیں بتا سکتی۔ ان کی صحت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں خود صحیح سوالات پوچھنے پڑتے ہیں، صحیح وقت پر۔ اپنی تولیدی صحت کے بارے میں باخبر رہنا اور فعال قدم اٹھانا ہی سب سے بہتر راستہ ہے۔